हेलो स्टूडेंट। बेटा ये आपका अध्याय 8 गति, जिसका पहला भाग हम शुरू करते हैं। आप इसका पहला भाग देखिए। गति का वर्णन हम इसमें करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, विराम अवस्था किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब कही जा सकती है जब उसकी स्थिति में मूल बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, एक शॉप है, इसके पास में एक स्कूटर खड़ा है और यह स्कूटर जहाँ था वहीं की वहीं खड़ा है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह व्यक्ति विराम अवस्था में है। आप अपने स्कूल में देखिए, क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर चेयर रखी हैं और चेयर एक ही स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये विराम अवस्था। मूल बिंदु का मतलब होता है हम जहाँ पर एक बिंदु को ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स काटता है। इस तरह से हमारा विराम अवस्था, इसे रेस्ट की पोजीशन भी कहते हैं, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गति यानी कि मोशन। कब होता है मोशन? कोई भी वस्तु गतिशील तब कही जा सकती है जब उसकी स्थिति में मूल बिंदु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष समय के साथ साथ कोई परिवर्तन हो जाए। यहाँ देखिए, एक शॉप दिखाई दे रही है, आपको एक दुकान दिखाई दे रही है और स्कूटर वाला पहले कहाँ था? दुकान के पास ही खड़ा रहा। अब समय के साथ यह स्कूटर वाला उससे कुछ दूर चला गया। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है? गति हो रही है। इसे हम मोशन कहते हैं। भाई हम और भी देखते हैं, ट्रेन देखिए, जब ट्रेन चल रही होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही होती है, तो वह गति की अवस्था में होती है। आप लोग घर से चलते हैं और स्कूल आते हैं, तो उसे रास्ते में जब चल रहे होते हैं, उस स्थिति को हम गति कहते हैं। इस प्रकार हम गति को समझ पाएंगे। आप अच्छी तरह गति को समझ जाएं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गति आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसे मापा जा सके, वो भौतिक राशियाँ कहलाता है। अब भौतिक राशियों में सबसे पहली होती है एदिश राशियाँ। एदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसकी हम अगर डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा होगी वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान यानी कि परिमाण केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे 2 किलोग्राम, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो ये राशियाँ क्या कहलाती है? एदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें अंकीय मान भी कहा जा सकता है या हम परिमाण भी कह सकते हैं। इन राशियों को एदिश राशि कहते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान परिमाण है। उदाहरण के लिए हम दूरी है, चाल है, द्रव्यमान आदि आदि बहुत सा कार्य है, ऊर्जा है, इन सभी को एदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि देखिए, सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह सदिश राशि कहलाती है। यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। जैसे पूरब दिशा या दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे या पश्चिम दिशा। यानी कि हम जब भी किसी सदिश राशि को व्यक्त करेंगे, उसमें परिमाण यानी अंक के मान के साथ साथ उसकी दिशा भी बताएंगे। इसके उदाहरण होते हैं जैसे वेग है, त्वरण है, विस्थापन है आदि, और बहुत सारे हो सकते हैं। आप ध्यान से देख लें। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। अब यहाँ तक का आप देखिए। आगे हम सीखने की बात आती है। हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने गति देखा, गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, जैसे रेखीय गति, सरल और वर्तीय गति, दोलनी गति, एदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होती है, मूल बिंदु क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, अदिश राशि, सदिश राशि और परिमाण, ये सभी इनके सीखने के बिंदु थे हमारे, जो हमने इस पहले भाग में आपको बताए। और आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या थी। एदिश राशियों में हमने परिमाण की आवश्यकता पड़ी और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ी। अब आपको परिमाण का भी पता चल गया होगा कि परिमाण अंकीय मान होता है। किसी का
अंकों में जो मान कहा जाता है परिमाण कहलाता है। अब हम गति यानी कि मोशन अध्याय 8 में भाग 2, इसको मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, दूरी और विस्थापन। अब हम इसमें दूरी और विस्थापन के बारे में आपको समझाएंगे, आप ध्यान से समझें। देखिए दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी अब हम आपको देंगे। देखिए दूरी डिस्टेंस कहते हैं इसको, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ यानी कि लंबाई, रास्ते की लंबाई, पथ कह लीजिए या रास्ता लिख लीजिए, की लंबाई को दूरी कहलाती है। इसका संकेत एस से हम व्यक्त करते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हैं ए से बी तक जाना है तो वह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। हम ए पर खड़े हैं फिर हम बी पर चले गए तो यह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। चाहे वो हम गोल चले जाएं, घूम घूम के चले जाएं, या हम नीचे को लाइन दिखाई गई है ऐसे चला जाए, ये भी दूरी कहलाएगा। अब आपको दूरी के बारे में पता चल गया। जितना भी हम चाहे वो कैसे भी चलें, जो एक्चुअल पथ होता है वही दूरी कहलाता है। इसके मात्रक की बात करें, इसका ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है। अगर बड़े मात्रक की बात करें तो किलोमीटर होता है, छोटे मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर होता है। तो इसके मात्रक हो गए किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ऐसा ही मात्रक मीटर। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो प्रारंभ में जहाँ है, जैसे कि आप अपने घर पर हैं प्रारंभ में, और अंत में कहाँ है, स्कूल में आए, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, चाहे वो रास्ता छोटे से छोटा कोई सा भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको भी संकेतांक एस से ही व्यक्त करते हैं। जैसे हमने दूरी को व्यक्त किया एस से, इसको भी एस से ही व्यक्त करते हैं। अब देखिए हमने एक डायग्राम दिखाया है जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिखाए गए हैं, या आप बायां दायां भी कह सकते हो, ऊपर नीचे भी कह सकते हैं। जैसे एक घर है, दूसरा घर है, उसके बीच में 200 मीटर, यानी कि हम दिखा देंगे 200 मीटर पूर्व दिशा, यानी पूर्व में है ये, ऊपर वाला 100 मीटर उत्तर दिशा। तो जब हम अंक के मान के साथ उसकी दिशा को भी दर्शाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, दूरी और विस्थापन में अंतर। हम दूरी और विस्थापन विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। अब हम इसका अंतर बताते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यह हमेशा प्लस होगी, शून्य कभी नहीं हो सकती, न ऋणात्मक हो सकती, धनात्मक ही होती है। अगर विस्थापन की बात करें, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। और वस्तु का विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है, माइनस यानी कि ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी कि आगे थर्ड पॉइंट की बात करें तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट कहते हैं इसको हम, और विस्थापन का मात्रक यानी कि एसआई यूनिट मीटर होती है। अब हम देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर जान चुके हैं, दूरी की डेफिनेशन भी जान चुके हैं, और विस्थापन की और दूरी के और विस्थापन के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। आप दूरी के बारे में अब अच्छी तरह समझ गए होंगे, और विस्थापन के बारे में भी। अगर परिभाषा आती है तो ऊपर की लाइन लिख दीजिए, और अंतर आता है तो पूरा लिख दीजिए। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब इसमें सीखने के बिंदु हैं। दूरी की परिभाषा आप समझ गए, विस्थापन की परिभाषा भी बता दी मैंने, दूरी और विस्थापन में अंतर भी बता दिया। नवीन शब्दावली में विस्थापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यानी कि जो बिंदु दिए गए हैं इनको आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बेटा। अब हम देखते हैं गति का यानी कि अध्याय 8 मोशन का प्रश्नोत्तर यानी कि भाग 3। अब हमने जब यहाँ तक किया है, आपकी बुक में कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, हम कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं। देखिए आगे प्रश्नोत्तर में आपका
जो बुक है उसका क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या है पहला। अब आगे आ गया, ये देखिए, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। भाई दूरी हमने तय की, विस्थापन क्या शून्य हो सकता है? हाँ भाई, दूरी तो है परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएं तो विस्थापन शून्य हो सकता है। एक बच्चा अपने आप को मान लीजिए घर से स्कूल के लिए रवाना होता है और स्कूल पहुंचकर वापस घर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूरी तो उसने चली, जाने में भी चली और आने में चली, वो तो दूरी होगी, परंतु विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति में परिवर्तन नहीं है। अंतिम स्थिति भी वही है और प्रारंभिक स्थिति भी उसकी वही है। जब दोनों एक ही स्थान पर होंगे तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन ये बुक का था, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा आंसर देना है और उदाहरण देना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, आप भी अपने खेत में जाते होंगे, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण हमें बताना है, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड के हम सेकंड बना लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड और 20 सेकंड हो रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 140 सेकंड हो जाए। आप कापी पे इस तरह से करेंगे, कुल मिलाकर 140 सेकंड हो जाएंगे। हमें चक्रों की संख्या निकालनी है, तो कुल समय बटे एक चक्कर में लगा समय। कुल समय कितना है? 140 सेकंड। एक चक्कर में लगा समय कितना है? 40 सेकंड। अगर हम एक जीरो से जीरो काट दें, 14 को 4 से भाग करें तो 3.5 आता है। यानी कि अगर वह किसान ए से चलना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर में ए पर आ जाएगा, फिर दूसरे चक्कर में वह फिर ए पर आ जाएगा। इस तरह से वह 3 चक्कर पूरे कर लेगा और 3.5 चक्कर में सी पर चला जाएगा। ए सी की दूरी निकालनी है तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा 10√2 मीटर आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। देखिए, हमने अभी बताया था कि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका मतलब हम इसमें से पहले वाले को देखें। पहले वाला इसने पूछा था निम्न में कौन सही है, तो शून्य नहीं हो सकता। भाई शून्य तो हो सकता है, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता, यह भी कभी नहीं हो सकता। यानी कि शून्य नहीं हो सकता, यह बात भी गलत है। शून्य हो सकता है और परिमाण दूरी से अधिक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परिमाण बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही ए और बी गलत है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया और इस वीडियो का, इस लेक्चर का यहाँ तक का पार्ट भी पूरा हो गया। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें। थैंक यू।